2026 है और पूर्वावलोकन देखते हैं इसमें क्या है। ज्योग्राफी और शुरू करते हैं। तो भारत का भूगोल सबसे पहले देखते हैं। सामान्य परिचय, क्षेत्रफल की बात की गई है, ठीक है। भारत एशिया महाद्वीप, देखें ये है आपका, पहले एक्सप्लेनेशन दे रखा है, फिर दे रखा है आपका क्वेश्चन आंसर, ठीक। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित है, एक दक्षिण एशियाई देश है। इसलिए अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरीय विस्तार से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वें स्थान पे है। नंबर 1 पे रूस, दूसरे पे कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे पे, चौथे पे चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर 7वें नंबर पे आपका आ जाएगा अपना भारत। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है, ठीक। चीन के बाद भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन अगर यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन UNFPA द्वारा जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 रिपोर्ट के अनुसार चाइना को पीछे छोड़ते हुए भारत जो है आबादी वाला पहला देश बन गया है। जबकि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 के रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 1463.9 मिलियन है, जबकि चीन की जनसंख्या 1416.1 मिलियन हो गई है। अर्थात भारत की जनसंख्या 47.8 मिलियन हो चुकी है। तो भारत की जनसंख्या 47.8 मिलियन अधिक हो गई है। तो ये आपका एक फैक्ट हो जाता है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कब से? 26 जनवरी 2020 से। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर निर्मित किया गया। 2 केंद्र शासित प्रदेश, इसको ध्यान से देखें, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके, एक दादरा और नगर हवेली तथा दमन को मिला करके आपको बना दिया गया है दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव कर दिया गया है। एक आपका ये हो गया है और दूसरा आपका ये केंद्र शासित प्रदेश। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख है। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। पहले क्या था? जम्मू और कश्मीर था, जो कि अब क्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो चुका है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ISFR 2023 के अनुसार भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,459 वर्ग किलोमीटर है, जो पृथ्वी के समस्त स्थलीय भाग के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, ठीक। मतलब पूरे धरती के पॉपुलेशन एरिया का 2.4% है, ठीक। भारत का संपूर्ण विश्व के 17.4, अगर एरिया की बात करें तो 2.4%, और यदि पॉपुलेशन की बात करें तो 17.5% है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 3233 किलोमीटर। कहने का मतलब है ये आपका हो जाएगा उत्तर से दक्षिण 3214 और पूर्व से पश्चिम आपका 3233 किलोमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं, चलिए इसमें मैप पे एक बार देख लेते हैं। ये क्या है बेसिकली, संसार में 10 बड़े क्षेत्रफल के अनुसार से। तो नंबर 1 पर आपका रूस है, नंबर 2 पे कनाडा है, नंबर 3 पे
संयुक्त राज्य अमेरिका, 4 पे चीन, 5 पे आपका ब्राज़ील है, 6 पे आपका ऑस्ट्रेलिया, 7 पे इंडिया भारत और 8 पे अर्जेंटीना, 9 पे कजाकिस्तान और 10 पे अल्जीरिया। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए 7 पे कौन है, अपना भारत, और इसके बाद 8 में अर्जेंटीना, और भारत के पहले कौन है, आपका ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। 6 पे है ऑस्ट्रेलिया, 7 पे है भारत और 8 पे है अर्जेंटीना। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र कितना है, 78,114 वर्ग किलोमीटर, जिसमें पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दे दिया गया, कितना दे दिया गया, 5,180 वर्ग किलोमीटर, तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला जो क्षेत्र है 37,555 वर्ग किलोमीटर। मतलब पाकिस्तान वाला कितना कब्जे वाला है, 78,114 किलोमीटर, जिसमें कि चाइना को दे दिया गया है 5,180 वर्ग किलोमीटर, जबकि चाइना अलग से जो है गैर कानूनी ढंग से 37,555 वर्ग किलोमीटर जो है, कुछ प्रमाणिक स्रोतों के अनुसार इसको 38,000 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांव की संख्या आपका 6,40,932 है। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, भारत के संदर्भ में कौन से कथन सही है। ठीक है, भारत सबसे छठा सबसे बड़ा देश है, तो छठा नहीं है, 7वां है। 2.4% भारत का एरिया जो है वो सही है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। सही बात है, जो कर्क 23.5 डिग्री भारत के बीचों बीच से जाती है, सही है। भारत पूरी तरह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। तो आपका सही कौन कौन सा होगा, ये 2 और 3, क्योंकि छठा तो है नहीं। भारत 7वां नंबर पे है, और चौथा नंबर उष्णकटिबंधीय, तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश में ही उष्णकटिबंध पड़ता है, लेकिन भारत का जो है और ऊपर तक जाता है, तो ये सिर्फ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो आपका दूसरा और तीसरा जो है करेक्ट हो जाएगा। छठा नहीं होगा, ये आपका 7वां होगा, और ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नहीं होगा, जबकि भारत शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी फैला हुआ है, तो सी है। तो हमने व्याख्या ऊपर कर दी है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। जिस क्वेश्चन में मैं इसमें व्याख्या कर दूंगा तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी में देख लेते हैं। चलिए, क्योंकि आपका 7वां बड़ा देश है। अगर भारत की विस्तार करें तो 6 डिग्री 45 सेकंड से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 23.5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। इस प्रकार 1 और 4 जो है गलत हो जाएंगे, 2 और 3 सही हो जाएंगे, क्योंकि भारत का समस्त स्थलीय भाग संसार के कुल भौगोलिक भाग का 2.4% घेरे हुए है। कर्क रेखा देश के बराबर लगभग 20 से गुजरती है, ठीक है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब दूसरे क्वेश्चन की यदि बात करें तो इसमें भी सही कथन को चुनना है। भारत 5वां बड़ा देश है, तो ये गलत हो जाएगा। 2.4% तो हमने पढ़ रखा है, सही हो जाएगा। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। 82.5 पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो सही कौन कौन सा है, आपका दूसरा है, क्योंकि 2.4% बिल्कुल सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ये बिल्कुल गलत है, और 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए व्याख्या करते हैं। डी, ठीक, डी आपका सही है। देखिए, विश्व का 7वां, ये सब हमने देख ही लिया। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, जबकि उष्णकटिबंधीय 23.5, ठीक है, हमने देख लिया। 1 3 गलत है। संसार के स्थलीय भाग का क्षेत्रफल 2.45 डिग्री, ठीक, 82.5 डिग्री मानक समय निर्धारित करते हैं, ठीक है, तो 2 और 4 सही हो जाएगा। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, 7वां स्थान हम लोगों ने देख लिया है। अब बात करते हैं भारतवर्ष विश्व का सबसे 7वां, ठीक है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 के अनुसार
जनसंख्या के दृष्टि से आज सबसे बड़ा देश बन गया, इस आधार पे विकल्प डी सही होगा। तो अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अगर पॉपुलेशन का आ जाएगा, तो अगर 2025 के अनुसार बात करें तो वो पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे नहीं आएगा। किसमें? पॉपुलेशन को देखते हुए। भारत क्षेत्रफल के दृष्टि से 2.4, परंतु इसकी जनसंख्या की यदि बात करें तो क्या हो जाएगा आपका 17%, 17 पॉइंट समथिंग है, लेकिन ऑप्शन में दे नहीं रखा है, इसलिए ये आपका बी सही हो जाएगा। देख लेते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल ये आपको याद होना चाहिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर 2000 से, ठीक है। ये आंकड़ा आपको याद होना चाहिए। और जो संसार के समस्त क्षेत्र पर स्थलीय भाग का 2.4% है, संपूर्ण विश्व का 17.5% है। 2025 में आपका क्या हो जाएगा? 17.78। ये डाटा दोनों याद रखें, जनसंख्या निवास करती है इसलिए, ठीक है। आगे चलते हैं। गांव की बात कर रहे हैं, भारत में कितने गांव हैं? तो हमने देखा था ऊपर 6 लाख समथिंग, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। एग्जैक्ट देखते हैं, इनमें से कोई नहीं। 2000 6,40,932, तो यहाँ पे 6,30,000 बोला है, तो 40,000 है, तो एग्जैक्ट आपको याद होना चाहिए कि 6,40,932 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं, जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल सही लग रहा है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से, ये भी सही लग रहा है। 68 से 97 ये भी सही लग रहा है। भारत के राज्यों की संख्या तो गलत, ये डी लग रहा है, ठीक है। ये आपका डी गलत हो जाएगा, क्योंकि 26 नहीं है, 28 है। 28 राज्य है और 8 आपका केंद्र शासित है। देखते हैं, भारत के भौगोलिक 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अगर अक्षांशीय की बात करें, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक फैला हुआ है। अगर देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री के पूर्व में स्थित है। 26 जनवरी 2020 में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित हैं। कब से? 26 जनवरी 2020 से। नवीनतम केंद्र शासित दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव हैं। दो आपके केंद्र शासित हो गए, एक्स्ट्रा जो जुड़े हैं, और 28 आपके राज्य हो जाएंगे, ठीक है। बाद निम्नलिखित कदम, इसमें क्या असत्य देखना है, तो 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही है। जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा राष्ट्र है, सही है। इसकी भूमि सीमा विस्तार का लगभग 15,200 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय जिसके मिजोरम राज्य में है, तो डी, ठीक है। क्योंकि अगर बात करें इसका जो क्षेत्रफल है 15,200 किलोमीटर, ये एकदम सही है। और सूर्योदय आपका किधर होता है? ये आपका अरुणाचल में होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो आपका असत्य पूछा है, इसलिए डी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, एक्सप्लेन देखते हैं। भारत सूर्योदय सर्वप्रथम अरुणाचल प्रदेश में होता है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यदि भारत की जनसंख्या के दृष्टि से बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। 2023 जनसंख्या 1,428 मिलियन और चाइना का 1425.7 मिलियन है। इस प्रकार भारत विश्व में जनसंख्या वाला देश बन गया है, ठीक है। सबसे पहला देश बन गया है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया। यूएन स्टेट, अगर आपसे कई बार पूछ ले कि किसके द्वारा बनाया गया, तो UNFPA स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक। 2025 रिपोर्ट के अनुसार 1463.9 मिलियन, जबकि चीन का 1416 मिलियन। इसकी मुख्य भूमि सीमा 15। भारत की अगर टोटल बात करेंगे, जिसमें क्या आपका तटीय क्षेत्र और इसकी भूमि सीमा का टोटल दोनों ऐड करके, तटीय और आपका लैंड दोनों मिला के 15,200 किलोमीटर है, जो कि एग्जैक्ट आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा को इक्वेटर बोलते हैं। उत्तर से दक्षिण, उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी, पृथ्वी के केंद्र से मापी गई, ठीक है। ये आपका, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से को अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखा अक्षांश होती है, ठीक। पूर्व से पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है।
जैसे ये आपका अर्थ है। अब अर्थ के अंदर देखिए ये सर्कल है, गोला, गोला की बात करेंगे ये, गोला की बात करेंगे ये, ठीक है। अब बात करते हैं कोड़ी, ये आपका यहाँ से बन गया, ये आपका 1 डिग्री बन गया। तो इस चीज़ को देख के, जैसे 1 डिग्री यहाँ पे बना, तो इसको लेके ऐसे बनाया जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, अक्षांशी। अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है। पृथ्वी के चारों और पूर्व से पश्चिम को क्या कहेंगे, विषुवत रेखा के समांतर खींची गई हैं। अक्षांश को अंशों, मिनटों और सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी के 2 बराबर भागों को बांटने वाली रेखा कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक। उसको आधा आधा डिवाइड कर दिया जाएगा, किस तरीके से, ये आपका है, ये आपका 0 डिग्री, आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। विषुवत वृत्त उत्तरी भाग को विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को, ठीक है, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर व स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं व दक्षिण वाले अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जैसे ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया, और इस भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश, इस भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश। ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये आपका भूमध्य रेखा हो गया, ठीक है। अगर ये बात करें प्रधान यामोत्तर ग्रीनविच रेखा का, तो 0 डिग्री जा रहा है, इसको बोलेंगे ये आपका पश्चिमी देशांतर रेखाएं हो गई, क्योंकि पश्चिम दिशा में है। ये आपका पूर्वी देशांतर रेखाएं हो गई। अब बात करते हैं, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे देखिए, ये आपका जो 90 डिग्री हो जाएगा वो एक वृत्त ना होकर के बिंदु हो जाएगा, तो 90 ना होकर के 89 हो जाएगा, इधर भी 89 हो जाएगा, तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89, क्योंकि जो आपका जो साउथ पोल पे होगा वो बिंदु के रूप में दिखने लगेगा। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश को कुल रेखाएं 89, 89 प्लस 1 क्या है, जो आपका बीच में खींचा हुआ रेखा है, क्योंकि वो आप बराबर डिवाइड करते हैं तो उसको काउंट करना हम भूल जाते हैं, तो एक ऐड हो जाएगा। आपको अगर कोई पूछे विषुवत वृत्त में अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, तो 179। दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी को कितनी है, 111 किलोमीटर। भूपृष्ठ पर उत्तरी व दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन सा, आपको भूपृष्ठ पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो बराबर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, प्रधान यामोत्तर रेखा। प्रधान यामोत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच क्षेत्र से गुजरती है, इसके कारण इसे ग्रीनविच मीन टाइम रेखा भी कहते हैं। वर्तमान में इसे ऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम UTS भी कहा जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में इसे क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम कहते हैं। प्रधान यामोत्तर के पूर्व पश्चिम में उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं, ठीक है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। तो देखिए बेसिकली क्या है, जैसे, ठीक है, ये आपका सर्कल हो गया, इस तरीके से आपका देशांतर है। देशांतर समांतर नहीं है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो उनकी दूरी क्या होती है, कम होती जाती है। और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो इस तरीके से वो आपके पैरेलल होती हैं, और उनका एक फिक्स दूरी होता है जो कि सब जगह समान होता है। तो ये समांतर होती हैं अक्षांश रेखाएं, और जबकि देशांतर ध्रुवों की ओर जाते हुए असमांतर हो जाती हैं या मिल जाती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये इस तरीके से होता है। ओके।
विषुवत रेखा 1 डिग्री के अंतराल पे दो क्रमिक देशांतर के बीच में अधिकतम दूरी। अब चूँकि अधिकतम सबसे बीच में रहता है तो इसकी दूरी 111.33 किलोमीटर दूरी रहती है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अगर देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली है। अगर ISFR 2023 के अनुसार भारत के अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 5 मिनट उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। भारत विस्तृत है तो उत्तर दक्षिण की बात हो गई तो ये गलत हो जाएगा। ये भी उत्तर दक्षिण की बात हो गई। ये देखने वाली बात है, लेकिन ये इसका डाटा गलत दे रखा है तो इसका आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा? डी। देखिए एग्जैक्ट क्या है। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, और यहाँ पे क्या देखा है? उत्तर दक्षिण, इसलिए इसको देखते ही हमने गलत काटा। अब यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पे डाटा ही गलत दे रखा है क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट होना चाहिए, और पूरब 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के मुख्य भूमि का सही अक्षांश, तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, तो ये आपका फैक्ट हो जाएगा। सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश रेखाओं में होकर जाती है, तो आप सिक्किम आपका ये हो जाएगा, राजस्थान होना चाहिए। तो कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए मोटे मोटे भारत का। अगर आप मैप देखोगे तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान कहाँ है, जम्मू कश्मीर कहाँ है, तमिलनाडु कहाँ है, उत्तराखंड कहाँ है। तो आप अंदाज़ा लगा लोगे कि 23.5 अंश किसको किसको काट रही है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा से होके जा रही है कि नहीं जा रही है। तो ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहने का मतलब आपका राजस्थान से जो रेखा होके जाएगी वो आपका सिक्किम में भी कट करेगी। सिक्किम से गुजरने वाली रेखाएं राजस्थान से भी होके जाती है। अब 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है, ये आपका फैक्ट हो जाएगा। इसको याद रखना। देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जब चूँकि आया हुआ है पहले तो देखना पड़ेगा इधर आसपास। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से रेखा गुजरती है, कौन सा? जैसलमेर जिले से। अब बात करते हैं भारत एवं कर्क रेखा। अभी हमने क्या क्या बात कर लिया? क्षेत्रफल बात कर लिया, अक्षांश बात कर लिया। अब यहाँ पे कर्क बात करेंगे। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें क्या है? एक जो है वो है ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। अब मित्र से हो जाएगा मिज़ोरम, त्रिपुरा, ग से आपका गुजरात, म से आपका मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। इस तरह का 8 स्टेट हो जाएगा। आप इधर से देख लीजिए, ये क्रम भी आपको पता होना चाहिए। क्रम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो आपका जो ट्रिक है वो क्रम से नहीं है। तो आप इधर देखिए, यहाँ से क्या गुजरात होके जा रहा है, मध्य प्रदेश से होके जा रहा है। ठीक है, आपको वो भी पता होना चाहिए कि किस स्टेट में सबसे निकट कौन सा सिटी है। जैसे गुजरात में अहमदाबाद, भोपाल, मध्य प्रदेश में भोपाल आपका, फिर आता है झारखंड में आपका हो जाता है छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद झारखंड में रांची हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा आपका, फिर त्रिपुरा हो जाएगा, अगरतला हो जाएगा, मिज़ोरम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 23.5 अक्षांश हो जाएगा, जिसको आपका कर्क बोलते हैं, कर्क रेखा। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तर गोलार्ध में दिनों की अवधि, जब उत्तरायण होता है, उत्तरायण मतलब जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट कर्क रेखा से ऊपर की ओर पड़ने लगती है, मतलब झुकाव होता है। जून के बाद जब उत्तरार्ध हो जाता है तो क्या होने लगता है? दिन की अवधि बड़ी होती है।
तो 21 जून निकट तिथि सूर्य उत्तरायण स्थिति में सर्वोच्च बिंदु कर्क रेखा पर होता है। उस समय दिन सर्वाधिक बड़ी होती है और रातें सर्वाधिक छोटी अवधि को होती हैं, ठीक है, 21 जून में। और दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत होता है, जब यहाँ पे दिन बड़ा होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में छोटा होगा। माही नदी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, माही नदी कर्क रेखा को दो बार पार करती है, ठीक। एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कौन सी नदी है? माही। तो ये देखो फैक्ट है, इसको भी याद कर लेना कि अगरतला जो है 23 डिग्री 53.53, गांधीनगर 23 डिग्री 14 मिनट, जबलपुर 23 डिग्री 12 मिनट, उज्जैन 23 डिग्री 11 मिनट, कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट, नागपुर 21 डिग्री 09 मिनट, अहमदाबाद 23 डिग्री 0, वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट, भोपाल 23 डिग्री 17 मिनट। बेसिकली यहाँ पे देखना क्या होता है कि कौन सा ज़्यादा कर्क रेखा के निकट है। तो 23 डिग्री 14 मिनट, 23 डिग्री 11 मिनट, 23 डिग्री 12 मिनट, ठीक, 22:30 हो गया। तो आप जो कर्क रेखा के निकट है उसको नोट कर लीजिए। जैसे आपका जबलपुर हो गया, गांधीनगर हो गया, ठीक है, इसको भी देख लीजिए, उज्जैन का देख लीजिए, अहमदाबाद को देख लीजिए, भोपाल को देख लीजिए। अब देखते हैं, अब ये देखिए, इसका कुछ कंफर्म ही नहीं है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? BPSC 17, इनका कुछ पता ही नहीं चलता, 2024 का है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। प्रश्नगत विकल्पों में कोई भी विकल्प सही उत्तर नहीं होगा। संयुक्त बिहार अर्थात झारखंड को बिहार में शामिल मान लिया जाए तो 15 नवंबर 2000 के पूर्व की स्थिति के अनुसार तब विकल्प ए हो सकता है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये आपका झारखंड है। जब आपको 8 राज्य पता होंगे तो फटाक से आप आंसर लगा दोगे। कर्क रेखा निम्नलिखित किन राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, तो गुजरात से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। तो आपका क्या हो जाएगा? 1 2 4। कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ पे देखिए डी, इन सभी से, मध्य प्रदेश से भी होकर, त्रिपुरा से भी होकर, मिजोरम से भी होकर गुजरती है, ठीक है। भारतीय कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपने देख ही लिया। एक राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, जम्मू कश्मीर से नहीं, बिल्कुल नहीं, बिहार से होकर, झारखंड से होकर, हिमाचल से, तो झारखंड होकर गुजरती है। निम्नलिखित किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो त्रिपुरा से होकर गुजरती है, मणिपुर से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़, मिजोरम। तो आंसर क्या है आपका? मणिपुर से होकर जो है नहीं गुजरती है, वो आपका से मिजोरम हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो गया, त्रिपुरा हो जाएगा, मणिपुर से नहीं गुजरती। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए निकटतम हो जाएगा तो गांधीनगर आंसर होना चाहिए। देखिए यही फ़ायदा है जब आप पता करते हैं कि 23.5 डिग्री के आसपास कौन सा है। तो अब देखिए कौन सा है, गांधीनगर 23.5 डिग्री 14 मिनट, 23 डिग्री 14 मिनट, जबलपुर 23 डिग्री 12 मिनट, और ये अगरतला बहुत दूर हो जाएगा, और 23 डिग्री इसके पास उज्जैन हो जाएगा, 23 डिग्री 11 मिनट। और ये इंपॉर्टेंट, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन, गांधीनगर 23 डिग्री 14 मिनट, जबलपुर 23 डिग्री 12 मिनट। और देखिए ये अंतर भी है, सबसे कम अंतर किसका है? इसका है, गांधीनगर। दूरी के अनुसार कर्क रेखा कम अक्षांश व गांधीनगर कर्क रेखा से सर्वाधिक निकट है। कर्क रेखा से सर्वाधिक निकट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कोलकाता, क्योंकि इसमें दिल्ली नहीं है, जोधपुर नहीं है, नागपुर नहीं है। तो बहुत ज़्यादा फैक्ट है, हालांकि ऐसा कई बार हमको छोड़ना चाहिए, बट अगर हमको याद रहता है कि सर्वाधिक निकट कौन है तो हमारा काम बन जाता है। अब यहाँ पे भी आप पता कर लीजिए, दिल्ली आपका क्या हो जाएगा? 28 डिग्री 25 मिनट, कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट, जोधपुर 26 डिग्री, नागपुर 20 डिग्री 09 मिनट। तो यदि हम विचलन की बात करें, विचलन की बात ही मत करिए, यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है ना, 28 डिग्री 25 मिनट से लेकर 28 डिग्री 53 मिनट, 22 डिग्री 37, 26 डिग्री से लेकर 27 डिग्री 37 मिनट व 20 डिग्री 9 मिनट से लेकर, देख लीजिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, ठीक है, वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री। कर्क रेखा के निकटतम कौन सा है? कोलकाता है।
2 बराबर भाग में बांट रही है भारत को, ठीक है। तो 23.5 हो जाएगा। आपने पढ़ लिया 23.5 अंश 2 बराबर भाग में बांटती है। कर्क रेखा भारत के 2 हिस्सों में बांटती है, सही है। कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को 2 हिस्सों में बांटती है, ठीक है। कर्क रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अंतर्राष्ट्रीय भारत पूर्व पश्चिम में निकटतम विस्तार कर्क रेखा के साथ साथ है। भारत से पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा, पूर्वी और पश्चिमी रेखाओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, 1 और 4, क्योंकि आपका दोनों का। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, अर्थात यह भारत को 2 भागों में बांटती है। ये बात क्लियर हो गया कि 2 बराबर भाग में बांट रही है। भारत से पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली कर्क रेखा उत्तर में स्थित है, ठीक है। इसलिए 1 और 4 सही है। कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को 2 हिस्सों में नहीं बांटती है, ठीक है। यह पूर्व पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ साथ नहीं है, इसलिए 1 और 2 और 3 असत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो ये आपका आ जाएगा मणिपुर। ये सब मैप बेस्ड क्वेश्चन है। आप जितना अच्छा मैप आपको प्रिपेयर रहेगा उतना सही आप करोगे, इसमें आप कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। जून माह में स्थानों में अवधि निकटतम रहेगा, तो 23.5 के पास जो रहेगा वही रहेगा, क्या है? दिल्ली। जून माह में निम्न स्थानों पर दिन की अवधि अधिकतम होती है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि, जैसे ही उत्तरायण होगा दिनों की अवधि क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। 21 जून और उसके निकटतम तिथि सूर्य के उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु कर्क रेखा पर होता है। इस उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सर्वाधिक व रातें सबसे छोटी होने लगती हैं। कर्क रेखा से उत्तर में दिनों को तेजी से बढ़ती हैं। दिल्ली की स्थिति उपर्युक्त विकर्ण में सबसे उत्तर में है, कहने का मतलब जो सबसे नॉर्दर्न साइड में होगा वही आंसर होगा। तो दिल्ली सबसे उत्तर में है, इसलिए आंसर आपका दिल्ली जाएगा। दिन की अवधि अधिकतम होगी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे नज़दीक है? तो ये भी आपका फैक्ट हो जाएगा, याद होना चाहिए। जबलपुर सबसे नज़दीक है। जबलपुर 23 डिग्री 12.5 मिनट, ये आपका 4 है। तो 23.5 डिग्री के जो सबसे निकट है, 23.5 डिग्री के सबसे निकट क्या है? 3.5। ये भी दूर है, ये भी दूर है, ये भी दूर है। तो 12 से 18, 12-18, लेकिन 12 ज़्यादा जो है निकट। जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन, वाराणसी, इसका आप वाराणसी 25 डिग्री हो जाएगा। उज्जैन आपका 23.5 डिग्री हो जाएगा। 23 डिग्री 09 मिनट हो जाएगा। 23 डिग्री 07। सर्वाधिक निकट कौन सा है? जबलपुर। जबलपुर में अक्षांश एवं कर्क के मध्य अक्षांशीय अंतर सबसे कम है। अंतर समझ लेना किससे? 23.5 डिग्री से अंतर 23 डिग्री 5 मिनट। ये यहाँ से आपका जो सबसे कम अंतर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? हमने पढ़ा था। इधर देख लेते हैं। 2 बार कौन जो है कट करती है? आंसर है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा 2 बार पर मध्य प्रदेश से होकर जाती है, होकर राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होती है और खंभात की खाड़ी गुजरात में प्रवाहित होती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। मानक समय की बात करते हैं। अब 4th टॉपिक आ गया, मानक समय। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा मिर्ज़ापुर, जो कि इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ग्रीनविच माध्य समय, ग्रीनविच मीन टाइम, क्योंकि लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है इसलिए इसका नाम क्या हो गया? ग्रीनविच माध्य समय, जो कि 5 घंटा 30 मिनट आगे है।
समय से कितना 5 घंटा 30 मिनट आगे है। टाइम जोन्स के आधार पे 15 देशांतर हम जानते हैं, जैसा कि जो 15 देशांतर में 1 घंटा 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में कितना अंतर होता है 4 मिनट, तो 15 चौके 60, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 15 देशांतर में 1 घंटा आपका लगता है। तो 24 टाइम जोन्स बनते हैं। 24 घंटों में पृथ्वी एक घूर्णन कर लेती है, प्रतिनिधित्व करता है। ये लाइन जो है इस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है। ये टाइम जोन बन गया है। अधिकांश टाइम जोन के आधार पे कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम UTS माने 15 डिग्री 1 घंटा है, जबकि कई देशों में 7 डिग्री 30 मिनट, 11 डिग्री 15 मिनट या 30 से 45 मिनट वहाँ कानून सरकारी निर्णय से तय होता है। जैसे भारत में 30 मिनट 7.5 के गुणांक के आधार पर मान लिएगा। भारत के बृहद देशांतरी विस्तार के कारण गुजरात के पश्चिमी छोर से अरुणाचल, मतलब गुजरात से लेकर अरुणाचल से पूर्वी छोर के बीच स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाता है। अब जाहिर सी बात करें, अगर अक्षांश की बात करें 30 डिग्री दोनों में अंतर हो जाता है। 30 डिग्री मतलब 15 डिग्री में 1 घंटा, लेकिन 30 डिग्री में आपके 2 घंटे। तो कहने का मतलब अगर गुजरात से अरुणाचल में देशांतर के समय की बात करें तो सीधे सीधे 2 घंटे का अंतर हो जाता है। अब ये 2 घंटे का अंतर बहुत ज़्यादा असुविधा बन जाता है। इस असुविधा को दूर करने के लिए हम सबसे मध्य में 82.5 डिग्री को मान लेते हैं, जो कि कठिनाई से बचने हेतु यामोत्तर को मानक समय चुन लिया गया है। अब ये देखिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बात करेंगे तो 2 घंटे का अंतर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जब बात करेंगे तो 30 डिग्री का अंतर आ जाएगा। 8 से आपका 67 से 90 तक जो जाता है वहाँ से 30 डिग्री का अंतर हो जाएगा। 30 डिग्री के कारण 2 घंटे का अंतर हो जाए। तो ये असुविधा के लिए इसी एक को क्या मान लिया गया है, स्टैंडर्ड लाइन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है 82.5 डिग्री। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस किस स्टेट से हो जाता है। सबसे पहले यूपी, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आपका आंध्र प्रदेश। ये आपका आंध्र प्रदेश, ये आपका आंध्र प्रदेश, फिर आपका उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपका उत्तर प्रदेश। भारतीय मानक समय यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुल 5 प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, 5 प्रदेश से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर पूर्व से पश्चिम दोनों 180 डिग्री के देशांतर होती हैं। कुल मिलाकर देशांतर रेखाओं की संख्या 360 डिग्री होती है। 1 डिग्री के अंतराल पर होती हैं। ठीक है, 360 डिग्री। कहने का मतलब इस तरीके से हम जब बनाते हैं तो 1 डिग्री के अंतराल पे क्या बन जाता है 360। एक गोला हो जाएगा तो आपका 360 बन जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा 1 डिग्री पे एक गोलार्ध में 180, एक गोलार्ध में आपका 180, और इधर से पूरा मिलाएंगे तो 180 डिग्री वाला जो होता है। इस तरीके से समझ लीजिए। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी के 2 बराबर भागों में भी डिवाइड करती हैं। ठीक है, 2 बराबर भागों में डिवाइड करती हैं। किस तरह अभी आपने देख लिया किस तरह डिवाइड करती हैं। 2 बराबर भाग में डिवाइड करती हैं। 2 विपरीत देशांतर रेखाएं मिलकर वृत्त बनाती हैं। ठीक है, विपरीत देशांतर रेखाएं, एक कहने का मतलब है इस तरीके से विपरीत, ये आपका ये बन गया, ये बन गया, तो ये दोनों मिला के एक वृत्त बना देंगी। इधर का देशांतर उधर का देशांतर तो मिलकर वृत्त बना देंगे। ग्रीनविच प्रधान यामोत्तर रेखा पूर्व में 180 देशांतर, पूर्वी देशांतर अगर ग्रीनविच की बात करें तो 180 डिग्री देशांतर में पश्चिम की ओर 100 डिग्री पश्चिम देशांतर कहा जाता है। कहने का मतलब पश्चिमी देशांतर हो गया और एक आपका पूर्वी देशांतर हो गया। 180 अंश पश्चिम वाला पश्चिम देशांतर, 180 अंश से पूरब वाला पूर्वी देशांतर। जब पूरा पृथ्वी घूम जाता है तो कितने 24 घंटे, 24 घंटे मतलब 1440 मिनट हो जाएगा, जो कि 360 डिग्री घूम जाती है। कहने का मतलब देशांतर चूँकि 15 चौक और 7 तो 15 से 24 में मल्टीप्लाई कर देंगे, उस हिसाब से आ जाएगा हिसाब। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट होते हैं, हमने आपको बताया था। इस 4 मिनट के हिसाब से अगर 15 डिग्री होगा तो 15 गुणे 4 कर देंगे 60, मतलब 15 डिग्री जब घूमेगा देशांतर तो 1 घंटे का समय डिफरेंस क्रिएट होगा। अगर कहा जाए कि कोई देश
30 डिग्री पे है और कोई देश आपका 30 का अंतर 60 डिग्री हो जाएगा, तो कहाँ कितना 15 2 हो गया, तो 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। कोई डिग्री 15 पे है और कोई डिग्री 90 पे है, तो 6 घंटे का अंतर हो जाएगा। 15 छक्का 90, यानी 6 घंटे का डिफरेंस होगा। कोई देश 15 डिग्री अंतराल पे देशांतर पे है और कोई देश 90 डिग्री के देशांतर पे है, तो इसमें समय का कितना अंतर हो जाएगा, तो 15 से डिवाइड करेंगे, 15 डिग्री बराबर 1 घंटे, तो 15 छक्का 90, यानी 6 घंटे आपका डिफरेंस आ जाएगा। 6 घंटे मतलब अगर यहाँ पे 12 बज रहे होंगे तो यहाँ पे 6 बज रहे होंगे। इस तरीके से हम देखेंगे। सूर्य पूर्व में उदित होता है, ठीक है, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की धुरी पे घूम जाता है। 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर जीएमटी से आगे, पश्चिम की ओर जाने पे जीएमटी से पीछे रहता है। कहने का मतलब है पश्चिम से पूर्व की धुरी पे घूमता है और पश्चिम की ओर जाने पर पीछे रहता है और पूरब की ओर जाने पे समय आगे रहता है। 180 रन पूरब के जाने पे 12 घंटे की अवधि लगती है। यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 से 180 पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। यानी 180 ईस्ट से वेस्ट इंटरनेशनल डेट लाइन प्लस और माइनस 12 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। लगभग 24 घंटे का अंतर हो जाता है। भूपृष्ठ पर 180 अंश पूर्व और पश्चिम यानोत्तर लगभग 7 स्थल खंडों को जोड़ते हुए निर्धारित की गई लाइन को काल्पनिक लाइन, ऐसा कोई नहीं है कि पृथ्वी पे अगर हम देखेंगे तो लाइन है, ये सब सारी इमेजनरी लाइन है टाइम और डेट को करने के लिए कि इस साइड टाइम पूरब साइड बढ़ रहा है, पश्चिम साइड घट रहा है, इस तरीके से हम देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाता है। अब चलिए बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। पहला वाक्य क्या है, आप पहले आंसर खुद देखिए इस वीडियो को, जैसे कि इसमें क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए और आप खुद से आंसर लिखिए। पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए, फिर खुद से आंसर दीजिए, फिर एक्सप्लेनेशन देखिए। इस तरीके से तैयार होगा। ऐसे सिर्फ सुनने से काम नहीं बनने वाला है। मैं जाहिर सी बात है जो लिखा है वो आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए पहले आप पॉज करिए वीडियो, फिर देखिए, फिर उसका आंसर टिक करिए, फिर देखिए क्या आप सही हैं या गलत हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, ठीक है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का अंतर है। 82.5 पूर्वी मानक देशांतर रेखा है। मानक देशांतर रेखा के समय भारत के लिए मानक समय माना जाता है। तो इसमें देखिए कौन सा सही है, आंसर है बी, यानी कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है, कथन 3 सत्य है, फिर कथन 4 सत्य है। मतलब कौन सा सत्य है, 1 1 3 4। तो मानक जाहिर सी बात है मुख्य भूमि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमने बताया था 30 डिग्री का डिफरेंस होता है आपका गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, और 2.5 घंटे का अंतर होता है। तो ये आपका असत हो जाएगा क्योंकि 2 घंटे का, क्योंकि 30 डिग्री का डिफरेंस होता है। 30 डिग्री मतलब 2 घंटे का अंतर हो जाता है। 82.5 भारत में मानक रेखा हो, बिल्कुल सही बात है। मानक देशांतर रेखा समय को भारत के लिए मानक समय देशांतर रेखा को मान लिया गया है मानक, तो ऐसा नहीं है क्योंकि हाँ बिल्कुल सही। तो दूसरा असत्य है क्योंकि गुजरात से अरुणाचल के बीच 2.5 घंटे का अंतर है। हाँ ये चीज़ आपका असत्य है, बाकी सारे सही हैं। तो कहने का मतलब अरुणाचल से 2 घंटे का डिफरेंस है, ये आपका असत्य हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएगा। अब देखिए व्याख्या पे ध्यान दीजिए, व्याख्या से क्लियर होगा मामला। भारत के मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अतः भारत के मुख्य भूमि से अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट, लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस हो रहा है। 15 डिग्री में 1 घंटे, तो 30 डिग्री में 2 घंटे, तो 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। भारत के देशांतरीय विस्तार गुजरात से पश्चिम छोर पर 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ये अक्षांश रेखाओं की बात कर रहा है, ये देशांतर रेखा की बात कर रहा है। लेकिन जब समय की बात करेंगे तो हम देशांतर की बात करेंगे। तो यानी 68 से लेकर 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य कितना डिफरेंस है, 29 डिग्री 18 मिनट, जो कि लगभग 30 डिग्री बैठ रहा है।
30 डिग्री माना जा सकता है। अतः कथन एक सही है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के अंतिम छोर पे स्थानीय समय में 117 मिनट 2 से 12 सेकंड यानी 2 घंटे का अंतर है, जबकि ऑप्शन में 2.5 घंटे दे रखा है। 82.5 पूर्वी देशांतर को मानक देशांतर रेखा जो भारत के लिए मानक समय माना जाता है। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, उस स्थान पर सुबह 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस पर यामोत्तर पर है, यह आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब आपका यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, मतलब 12 बज रहे हैं, तो एक स्थान पर 6 बज रहे हैं, यानी 6 घंटे का डिफरेंस होगा। ठीक, तो उस स्थान पे अवस्थित है जिसका यामोत्तर है, उसका आंसर होगा 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। अब आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, भारतीय मानक समय यामोत्तर में अर्धरात्रि है, ठीक है, पर सुबह 6 बजते हैं। एक स्थान पर सुबह 6 बजते, तो वह स्थान पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल से यामोत्तर 15 डिग्री 15 इंटू 6 यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब 1 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। तो 1 घंटे का यानी 6 घंटे का टोटल अंतर हो जाएगा। तो 6 घंटे का अंतर हो जाएगा, तो भारत का मानक समय आपका यामोत्तर कितना हो गया? 82.5 डिग्री यामोत्तर। अतः 90 प्लस 82.5 डिग्री तो क्या हो जाएगा आपका? इसको जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा? 172 से ही 1/2 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब सीधे सीधे है कि 6 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। 6 घंटे का डिफरेंस मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 6 घंटे में 15 छक्का 90 डिग्री का डिफरेंस होगा। और यामोत्तर मतलब होता है 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री में जब हम 90 डिग्री को जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व की ओर। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय कितने घंटे का डिफरेंस होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 घंटे, क्योंकि हमने बताया था गुजरात और अरुणाचल में 30 डिग्री का अंतर होता है। 30 डिग्री मतलब 2 घंटे, 15 डिग्री मतलब 1 घंटा, 30 डिग्री मतलब 2 घंटे। चलिए देखते हैं, वही चीज़ बताया गया है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं, कथनों पर विचार करना है। जबलपुर की बात हो रही है। देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद अक्षांश वडोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच स्थित है। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर होगा सी, 2 और 3। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टोटल फैक्ट ये आपको पता होना चाहिए मैप पे। तो कहने का मतलब अक्षांशी और देशांतरी की बात करें, जबलपुर की यदि बात करें तो 22 डिग्री 49 मिनट नॉर्थ से लेके 24 डिग्री 08 नॉर्थ, ठीक है। और आपका अक्षांशी आपका क्या है? बेसिकली ये नॉर्थ वाला है, ये अक्षांश की बात कर रहा है, और ये ईस्ट वाला है वो देशांतर की बात कर रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है कि जबलपुर की देशांतर इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। तो अब जबलपुर का लोकेशन हमें पता होना चाहिए और इंदौर और भोपाल का लोकेशन पता होना चाहिए, और देशांतर की बात कर रहा है तो हम यहाँ आ जाएंगे। तो इंदौर का जो है क्या हो जाएगा? 75 से 76, 75 मोटे मोटे देखेंगे, 75 से 76 डिग्री के बीच में आ जाएगा। और भोपाल आपका 77 डिग्री 12 मिनट से लेकर 77 डिग्री, जबकि जबलपुर क्या है 79। तो ये इसके बीच में तो है नहीं, क्योंकि 75 से 77 के बीच में तो है नहीं। तो जबलपुर आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। इस तरीके से हम चेक करेंगे। और यदि हम अक्षांश की बात करें तो औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा और पुणे की बात कर रहा है, तो वडोदरा और पुणे का इसी तरीके से हम देख लेंगे। और बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की अधिक दक्षिणावर्त है। कहने का मतलब जब अक्षांश की बात करेंगे तो हम नॉर्थ में इन चीज़ों को चेक करेंगे, और जब देशांतर की बात करेगा तो हम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट की ओर हम चेक करेंगे। तो आपका भोपाल ये हो गया और औरंगाबाद हो गया। इस तरीके से बहुत ज़्यादा फैक्ट है, हालांकि क्वेश्चन बनता है, लेकिन आपको अगर मैप की जानकारी रहेगी तो ये अच्छा क्वेश्चन है। IAS 2003 में आया है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं।
अब देखिए, हाँ यहाँ पे नहीं दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है। ये आपका वडोदरा का दे रखा है। क्योंकि अक्षांश की बात कर रहा है तो आप इसके बीच में देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अब यहाँ से पता लगाया जाता है। जैसे औरंगाबाद अक्षांश वडोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच है। वडोदरा का हम देखेंगे और पुणे का देखेंगे, अक्षांश का हम देखेंगे, ठीक है, वडोदरा और पुणे। तो वडोदरा का 21 डिग्री से 22 डिग्री और पुणे आपका 17 डिग्री पूछा है। और किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है आपका औरंगाबाद। औरंगाबाद का कितना है? औरंगाबाद का ऊपर आ गया है। औरंगाबाद 19 डिग्री 18 मिनट से लेके 19 से 20, ठीक। और आपका ये आपका 21 है और ये आपका 17 है। तो जाहिर सी बात है 17 और 21 के बीच में 20 है, तो ये आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर अक्षांश की बात करेगा नॉर्थ हम देखेंगे और देशांतर की बात करेगा ये देखेंगे। तो नीचे के दो जो स्टेटमेंट है, बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिण में स्थित है। तो बेंगलुरु की स्थिति देखेंगे। बेंगलुरु की स्थिति क्या है? सॉरी, बेंगलुरु की स्थिति 12 डिग्री 39 मिनट से लेके 13 डिग्री की मध्य स्थित है। और ये क्या करें, अधिक दक्षिणतम है। तो इस तरीके से हम कंपेयर करके देख लेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन भी देख लीजिए। बंगोल देशांतर के बीच में, देशांतरों के बीच में नहीं है। औरंगाबाद अभी हमने ऊपर देखा पूर्णतः वडोदरा और पुणे के मध्य स्थित है, सही बात है। बेंगलुरु की अवस्था चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिण है, बिल्कुल सही है। जब हमको अक्षांश और देशांतर की जानकारी रहेगी तो हम एकदम सही तरीके से कर लेंगे। हालांकि इतना बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप बेसिक अगर मैप की जानकारी रखते हैं तो सही कर ले जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय के देशांतर में है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रीवा। इसमें क्या है, शहर भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय मतलब 82.5 डिग्री देशांतर के निकटतम है। अब इसका लोकेशन क्या है? अब रीवा है 81 डिग्री से लेके 81 डिग्री 2 मिनट ईस्ट से लेके 82 डिग्री साढ़े, तो अब हम 82.5 डिग्री हमको पता है कि ये आम उत्तर होता है। तो अगर सागर की बात करें तो 78 से के पास आ जाएगा। उज्जैन है 75-76 के बीच में आ जाएगा। होशंगाबाद है तो 76-78 के बीच में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 82.5 के पास कौन है? रीवा है। तो आंसर आपका ए चला जाएगा, ठीक है। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, ठीक है, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो कहने का मतलब मानक समय आपको पता है 82.5 डिग्री होता है। 92 डिग्री पूछ रहा है, डिफरेंस कितना होगा 82.5 से 92 डिग्री? 10 डिग्री यानी 9:30 के आसपास। तो आंसर इसका हो जाएगा 10 38 डिग्री। तो कहने का मतलब डिफरेंस हम देखेंगे, चूँकि पूर्वी देशांतर है, निकाल करके उसमें ऐड कर देंगे। तो कितने डिग्री का अंतर आ रहा है? ये आपका 10 डिग्री का अंतर आ रहा है। 10 डिग्री मतलब 10 डिग्री, देखिए यहाँ देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर में मेघालय की राजधानी है। भारत के मानक समय तो 92 से 82.5 9.5 डिग्री के आसपास हो गया। 9.5 डिग्री देशांतर का अंतर है। चूँकि एक देशांतर में 4 मिनट का डिफरेंस है, तो 9.5 में क्या हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9.5 गुणे 4 कर देंगे तो 38 मिनट का अंतर हो जाएगा। चूँकि पूर्वी देशांतर की बात कर रहा है तो ऐड हो जाएगा। वहाँ पे कितना बज रहा है आपका? 10 बज रहा है। तो 92.5 डिग्री में आप जब समय निकाले हैं 38 मिनट, उस चीज़ को ऐड कर देंगे। तो 10 अगर बज रहा है तो यहाँ पे कितना बजेगा? 10:38 का समय हो जाएगा। तो आंसर चला जाएगा बी। इसी प्रकार यदि मानक समय यहाँ उत्तर पर मध्याह्न है तो 120, फिर वही वाला कॉन्सेप्ट 82.5 डिग्री है, 120 है तो उसको माइनस करके फिर ऐड कर देंगे। चूँकि पूर्वी देशांतर है, ऐड कर देंगे। तो यदि यहाँ पे कितना बज रहा है? 12 बज रहा है, तो उसको ऐड करके कर देंगे। आपका क्या हो जाएगा? आपका देख लीजिए 100 पूर्वी देशांतर, तो 120 माइनस 82.5 डिग्री का अंतर कितना है? 37 डिग्री, 30 मिनट का अंतर है। तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 4 का क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 37.5 डिग्री कर देंगे तो 150 मिनट, यानी 2 घंटा 30 मिनट ऐड हो जाएगा। चूँकि मानक समय 12 बज रहे हैं तो 12 में 2.5 घंटे जोड़ देंगे। जब 12 में 2.5 घंटे जोड़ देंगे तो 14.5 मतलब 14.5 से 14.5 कह सकते हैं, 14.30 इतने बज रहे होंगे। तो आंसर आपका बी चला जाएगा, ठीक है। भारतीय मानक समय के यामोत्तर
नहीं गुजरती। तो कहने का मतलब नहीं कहाँ गुजरती है, आंध्रा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, महाराष्ट्र। आंसर क्या हो जाएगा, नहीं गुजरती। ठीक, भारतीय मानक समय यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा से गुजरती है, 5 स्टेट से गुजरती है, जबकि महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तेलंगाना से भी यह रेखा नहीं गुजरती है। अब बात करते हैं शायद किस नगर से होकर जाती है। तो आपका इस पे देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पे भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री मिर्ज़ापुर इलाहाबाद से होकर गुजरती है, निकटस्थ स्थान डी सही होगा। तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा लगाया गया, MPPCS 1996, ठीक है, विवादित होगा। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा, ठीक है, 82.5 डिग्री, इजी क्वेश्चन है। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है। तो इलाहाबाद आपका हो जाएगा। यहाँ देखिए डाउट, उपयुक्त व्याख्या निकटतम स्थान। कहने का मतलब अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर एग्जैक्ट नहीं तो कहने का मतलब जब सबसे निकट आंसर होगा उसकी ओर हम जाएंगे। GMT माध्य समय, GMT आप कितना समय आगे माना जाता है, तो 5.5 घंटे जो है आगे की ओर माना जाता है। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है, ठीक है। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे होता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के तीरप में 5 बजे प्रातः IST होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्य किस समय पर होगा, ठीक है। गुजरात और अरुणाचल की बात करें 2 घंटे का डिफरेंस होगा, तो आपका 7:30 के आसपास होगा, तो आपका 7 बजे के आसपास हो गया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश पर का लगभग ये हो गया। देखिए जहाँ पे बात अक्षांश की करेंगे तो वहाँ पे हम जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए मोटे मोटे में देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश का क्या हो गया विस्तार 95 डिग्री 31 मिनट, और गुजरात का कांडला 70 डिग्री 11 मिनट। सूर्योदय के समय देशांतर की स्थिति के लगभग 2 घंटे का डिफरेंस हो गया, 95 से लेके 30 मिनट, मतलब 30 डिग्री का डिफरेंस हो गया, यानी 2 घंटे का हो गया। अगर यहाँ पे 5 बजे हैं तो यहाँ पे क्या बजेंगे, 7 बजेंगे। जाहिर सी बात है, आपको पहले ही पता है कि गुजरात से अरुणाचल में 30 डिग्री का डिफरेंस है, 30 डिग्री मतलब 2 घंटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा दिल्ली के समीप देशांतर है। अब दिल्ली के समीप कौन सा है, बेंगलुरु होगा, हैदराबाद होगा, नागपुर होगा, पुणे होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बेंगलुरु। कहने का मतलब ये आपको नहीं समझ में कहने का मतलब समझने की बात क्या है, IAS 2098 में पूछा गया है कि जैसे दिल्ली जा रहा है तो वो किस लाइन को कट करेगा। यहाँ पे दिल्ली काटा, फिर यहाँ पे किसको काटेगा, यहाँ पे आपको बेंगलुरु में काटेगा। तो आपका आंसर हो गया ए, बेंगलुरु। व्याख्या भी देख लेते हैं। दिल्ली का देशांतरीय विस्तार 76 डिग्री 50 मिनट पूर्व से लेकर 77 डिग्री 22 मिनट पूर्व के मध्य स्थित है। शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित होगा। अब जाहिर सी बात है, ये देशांतर की बात कर रहा है तो इसी देशांतर पे होना चाहिए। अब 77 डिग्री 19 से 77 डिग्री 50 मिनट, तो आप कहने का मतलब हैदराबाद पूर्व से पूर्व हो जाएगा। हैदराबाद 78 डिग्री 23 मिनट से 18 मिनट, नागपुर हो जाएगा 78 डिग्री 15 मिनट से लेकर 79 डिग्री 40 मिनट पूर्व, पुणे हो जाएगा 73 डिग्री 19 मिनट पूर्व से 75 डिग्री 10 मिनट पूर्व। तो यदि हम दिए गए विकल्पों में बेंगलुरु और दिल्ली के सर्वाधिक समीप देशांतर पर स्थित होगा, दिल्ली और बेंगलुरु के मध्य देशांतरीय अंतर सबसे कम होगा। कहने का मतलब यदि कट भी नहीं करेगा तो कहने का मतलब देशांतर का डिफरेंस जो है बहुत नज़दीक होगा। किस प्रकार कर्क रेखा भारतीय मानक समय एक रेखा को एक दूसरे को काटती है। मतलब भारतीय मानक समय और कर्क रेखा काटेगी किस पठार पे, तो ये आपका हो जाएगा बघेलखंड। कर्क रेखा भारतीय मानक रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के ऊपरी भाग में एक दूसरे को काटती है, जहाँ की बघेल खंड का पठार है। अब हम बात करते हैं दूरस्थ बिंदु। चलिए अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे बंद करते हैं, और ऐसे ही सीरीज आते रहेंगे और इसको आगे यूँ ही चलता रहेगा। और वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें।